हेलो साथियों, आज का समय है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया में सब जगह काम कंप्यूटर से हो रहा है। ऐसे में कंप्यूटर का बहुत महत्व बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं एविडेंस की। एविडेंस पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं चलता था तो डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ किए जाते थे। अब जब से कंप्यूटरीकरण हो गया है तो सभी एविडेंस डिजिटलीकरण हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सा एविडेंस मान्य होगा, कौन सा नहीं होगा, प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, ये सब बातें हम आज करेंगे। साइबर एक्सपर्ट जो श्री अभिषेक शर्मा जी हैं उनसे बात करेंगे। उनके पास इस संबंध में काफ़ी सारा अनुभव भी है, उनमें बहुत सालों से काम भी किया है। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको श्री अभिषेक शर्मा जी से, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइमरी एविडेंस होता क्या है? सर देखिए, प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये होता है कि यदि कोई एविडेंस जिस भी डिवाइस में जनरेट हुआ है और जब तक वो उस डिवाइस में सेव रहेगा वो प्राइमरी एविडेंस है। तो सेव कैसे करना चाहिए, मतलब उसको प्रिजर्व किस प्रकार से रखा जाना चाहिए? प्रिजर्व उसको इस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करी, ठीक है। अब मोबाइल फोन इस तरह का डिवाइस है जो लगातार काम में आता रहता है, तो आपको ये पता है कि मुझे ये रिकॉर्डिंग मेरे आगे भी काम में आएगी। तो आप उस पर्टिकुलर ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने से पहले आप अपने मोबाइल फोन में एक मेमोरी कार्ड लगाएं जी, कम से कम जैसे मान लो 16 GB का 32 GB का एक मेमोरी कार्ड लगाएं। फिर आप जब रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने से पहले आप अपने फोन में उसका ऑप्शन भी आप सेलेक्ट करें कि जो भी आप डेटा रिकॉर्ड करोगे या जो भी डेटा आप डाउनलोड करोगे अपने फोन में वो सीधे मेमोरी कार्ड में जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगा लिया और हमने सिलेक्ट नहीं किया तो फिर रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में होगी। वो रिकॉर्डिंग तक प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। अगर आपने उस रिकॉर्डिंग को अपने मेमोरी कार्ड में आपने मूव करा तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज में अपने आप ही आ जाएगी। और जैसे उस जो इंटरनल मेमोरी में जो वार्ता रिकॉर्ड हुई है उसको हमने अपने मेमोरी कार्ड में मूव कर लिया और फिर हमने उस मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगा करके सीडी बना रहे हैं, तो क्या वो सेकेंडरी होगी कि नहीं? वो सेकेंडरी नहीं कहलाएगा। देखिए, आप इस तरह से समझिए, जब तक आपकी कोई रिकॉर्डिंग आपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की तो उसका फर्स्ट होम जो होता है, यानी कि मैं बोल अगर मैं इसी भाषा बोलूं, उसका जो घर है वो रहा मेरा मोबाइल फोन। जब मैंने उसको मेमोरी कार्ड में डाला तो उसका घर का एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो फोन के इंटरनल मेमोरी में थे। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग डीवीआर आपके मेमोरी कार्ड में आ गई। मेमोरी कार्ड जब आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगाया फिर से उसका एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग आपकी जब लैपटॉप में या कंप्यूटर में आई वो थर्ड स्टेज में आई और सीडी में आने पर वो रिकॉर्डिंग जो है वो फोर्थ स्टेज एविडेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रिकॉर्ड होता है वैसे ही आप रखें, या तो वैसा का वैसा कोर्ट में पेश कर सकते हैं या वैसे ही रखें। तो सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज है, सीडीआर है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं और जो ऑडियो वीडियो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है तो क्या उनमें छेड़छाड़ की संभावना होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कैसे होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें छेड़छाड़ की गई है? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, ठीक है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का जब मैंने एनालिसिस करा तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन पर दो आपको इसको स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन बोलती है ऑडियो रिकॉर्डिंग का। इसमें L1 और R1 दो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉर्डिंग की, ठीक है। अब जो रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी आपको एक पूरी दिख रही है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, अगर आप देखेंगे इस रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी को आप मैच भी करेंगे L1 R1 तो इसमें जो वेव्स जनरेट होती है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यदि किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग नहीं होती है तो सबसे पहली बात उसकी जो फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम आती है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस ऐड ऑन करा गया है कि आप इसका एक सिंगल वर्ड भी आप इसका नहीं सुन सकते। और जिस भी पर्सन के द्वारा इसमें टेम्परिंग करेगी रिकॉर्डिंग में, इस रिकॉर्डिंग में करीबन 5 मिनट 28 मिनट तक टेम्परिंग करी गई है, जिसकी वजह से कोई भी वर्ड क्लियर नहीं है। लास्ट का जो 2 मिनट का कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, जिससे कि साबित ये होता है कि इस रिकॉर्डिंग में किसी अंदेशे से इसमें टेम्परिंग करी गई है। पर जिस व्यक्ति के द्वारा करी गई टेम्परिंग उसने लास्ट का पार्ट छोड़ दिया, सिर्फ शुरू का पार्ट ही उसने टेम्पर करा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एविडेंस जो कि मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनमें उन रिकॉर्डिंग या उन वीडियोग्राफी में एडिटिंग होने की संभावना रहती है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फाइल जनरेट होती है इनमें क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, एक्सेस डेट जो आती है, ये होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई नई फाइल क्रिएट होती है और वो फाइल या जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, या आपने कोई वर्ड फाइल आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बनाई है, कोई भी अपने फाइल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने बनाई है, जब तक वो फाइल
अपने ओरिजिनल सोर्स यानी कि पेरेंट डिवाइस में रहेगी, प्राइमरी एविडेंस में रहेगी, उसकी मॉडिफाइड और क्रिएशन जो डेट और टाइम है वो सेम रहेगा। ठीक, अब बात ये आती है कि क्रिएशन, मॉडिफाइड और एक्सेसेड होता क्या है, जो कि आपका सवाल था। देखिए, जब भी कोई नई फाइल जनरेट होती है उसकी सबसे पहले मॉडिफाइड डेट और टाइम जनरेट होता है और क्रिएशन भी उसके संग सेम जनरेट होता है। ठीक, यदि मैं उस फाइल को मेरे मोबाइल में जो मैंने रिकॉर्ड करी बाय डेटा केबल, मैं उसको अपने लैपटॉप कंप्यूटर में मूव कर रहा हूँ, कोई मैंने टेम्परिंग नहीं करी मेरी फाइल में, मैं उसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ मेरे सिस्टम में, तो मेरी मॉडिफाइड डेट और टाइम वो रहेगा। मॉडिफाइड डेट और टाइम वो बताता है कि ये जो फाइल है इसमें चेंजेस कब करेंगे। ठीक, और उसका जो क्रिएशन डेट और टाइम है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस जो फाइल थी उसको एक जगह से उठाकर आपने उसको दूसरी जगह पर मूव किया। लास्ट में आता है एक्सेस टाइम। आप एक्सेस टाइम का मतलब ये आपने उस फाइल को लास्ट टाइम आपने एक्सेस कब किया है। कोई फाइल मैंने आज से 4 महीने पहले जनरेट करी मेरे लैपटॉप पे, जिसमें जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आता है वॉइस रिकॉर्डिंग का या वीडियो रिकॉर्डिंग से मैंने जनरेट करी, 4 महीने बाद में आज मैंने उस रिकॉर्डिंग को मैंने एक्सेस किया है, पर मैंने उसको कोई चेंजेस नहीं करे, तो मॉडिफाइड डेट और टाइम उसका सेम रहेगा। क्रिएशन उसका वो रहेगा जिस दिन मैंने उस फाइल को एक फोल्डर से दूसरे में मूव किया है, उसका सिर्फ एक्सेस टाइम आज का दिखाएगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आज ये फाइल एक्सेस करी। तो अगर मान लीजिए सर, जैसे किसी फाइल में हम छेड़छाड़ करते हैं, उसमें जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, तो उसमें क्रिएटेड, मॉडिफाई, एक्सेस तीनों डेट बदलेंगी, क्या होगा उसमें? सर देखिए, उसमें मॉडिफाइड डेट सबसे पहले चेंज होगी। तो मॉडिफाइड डेट वो होती है, आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक फाइल में आप कोई भी चेंज करोगे किसी भी तरह का, तो उसकी मॉडिफाइड डेट और टाइम चेंज होता है, जिससे ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कई बार कई केसेस आते हैं ऑडिट के लिए, यानी कि मैं अगर बोलूं तो सरकारी विभाग से भी आते हैं, कई लोग प्राइवेट तौर पे मेरे पास जांच करवाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो रिकॉर्डिंग का डेट और टाइम है उससे क्या जो हमारे पास रिकॉर्डिंग आई है उसका मॉडिफाइड डेट और टाइम मिलान खा रहा है या नहीं। अगर मिलान नहीं हो रहा है दैट मींस आइदर वो रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड है या फिर उस रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ पार्ट उसका आगे या पीछे का बीच का कट कर उसको वापस से सेव करा जाए, जिसकी वजह से उसका मॉडिफाइड डेट और टाइम है वो अपडेटेड शो। तो हमें फाइल की ऑथेंटिसिटी के लिए, मतलब ये फाइल सही है वेरीफाई के लिए, एक हैश वैल्यू नाम आता है, कहते हैं हैश वैल्यू निकालना जरूरी रहता है। तो हैश वैल्यू होता क्या है और हैश वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? तो पहला प्रश्न हमारा है कि हैश वैल्यू होती क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सबका एक आधार कार्ड नंबर होता है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर जो है वो आपका जो नंबर है वो आपका ही रहेगा। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो मुझे अलॉट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके फिंगरप्रिंट से, आपके रेटिना, 2 चीजों से स्कैन होता है। ठीक है, उसी तरह से आप ये माने कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जनरेट हुई है, उसका एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, और वो नंबर तब तक चेंज नहीं होता है जब तक आप उस फाइल में किसी भी तरह का कोई चेंज करके आप उसको वापस से सेव ना करें, या आप उसमें चेंज करके आप जब उसकी वापस से जनरेट करोगे उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर उसमें अगर एक डॉट भी लगा दिया गया एक्स्ट्रा या कुछ डॉट कम भी कर दिया गया तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज होती है। तो उससे ये पता चलेगा कि उसमें टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर हैश वैल्यू दोनों की सेम है तो क्या माना जाएगा सर? उस रिकॉर्डिंग में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। तो सर हैश वैल्यू निकालते कैसे हैं? देखिए, इसके लिए सर हैश कैल्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, HASH फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर है। आप इसको कोई भी इसको परचेज कर सकता है इजीली गूगल से। सबसे पहले आप, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, ये हैश कैल्क सॉफ्टवेयर का स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं, तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपको किस फाइल की आपको हैश वैल्यू निकालनी है। आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करके जैसे ही आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो इस तरह से एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको अल्फान्यूमेरिक डिजिट आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। ये मेरी रिकॉर्डिंग हैश वैल्यू। अगर मैं इस रिकॉर्डिंग में एक नैनो सेकंड का भी चेंज करता हूं, हालांकि नैनो सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रिकॉर्डिंग में, ठीक है, अगर मैं नैनो सेकंड का भी चेंज करता हूं और इस रिकॉर्डिंग को मैं वापस से सेव करता हूं तो ये वाली हैश वैल्यू कभी भी वापस नहीं है। तो साथियों, ये हुआ प्राइमरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस के बारे में हमने बताया। अब सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस जब दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे सेकेंडरी एविडेंस होते क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए,
जैसे मैंने बताया प्राइमरी एविडेंस जिस डिवाइस में स्टोर हुआ है, अगर आप उस डिवाइस से उस रिकॉर्डिंग या किसी भी डेटा को निकालकर आप किसी दूसरे डिवाइस में सेव करते हो तो वो जो एविडेंस है अपने आप ही सेकेंडरी एविडेंस है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा सर और आपके सभी व्यूअर्स को भी। सपोज सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें मैंने कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास बाय डिफॉल्ट। जब तक वो रिकॉर्डिंग मेरे सीसीटीवी कैमरा की मैं लगी हुई हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होगी या वो रिकॉर्डिंग मेरे क्लाउड स्टोरेज पर रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्डिंग मेरी प्राइमरी एविडेंस करेगी। अगर मुझे उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेना है तो डायरेक्ट तो मैं उसको लैपटॉप में कंप्यूटर में लगाकर ले नहीं सकता। उसको लेने के लिए मुझे मेरे डीवीआर में पहले एक पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा या यूएसबी पोर्ट के माध्यम से मुझे उसमें एक मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। जब मैं उस रिकॉर्डिंग का एक्सपोर्ट करूंगा वो रिकॉर्डिंग मेरे सीधे मेमोरी कार्ड या फिर मेरे पेन ड्राइव में आई, तो जैसे ही वो रिकॉर्डिंग उस डीवीआर से मेरे पेन ड्राइव में आई, वो जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप सेकेंडरी एविडेंस है। तो सर सेकेंडरी एविडेंस जब हम बनाते हैं तो जिस टूल्स का, जिस कंप्यूटर सिस्टम का हम उपयोग में लाते हैं, तो हमें उस कंप्यूटर सिस्टम के बारे में क्या देखना चाहिए कि वो चालू हालत में है नहीं है, क्या ये इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? सर देखिए, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के तहत जो 65B का प्रमाण पत्र दिया जाता था और अब जो संशोधन हुए हैं सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो उन दोनों में ये चीज बोली गई है, यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिस भी डिवाइस से जनरेट करा गया है वो डिवाइस सुचारू रूप से बिल्कुल सही काम करना चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी जो भी कार्रवाई करते हैं वो भी अपने 65B प्रमाण पत्र में ये लिखते हैं कि जिस लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा हमारे द्वारा ट्रांसक्रिप्शन तैयार की गई, सीडी तैयार की गई, वो लैपटॉप कंप्यूटर सुचारू रूप से बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही काम करने का मतलब यह है उसमें जो उसका हार्डवेयर है, यानी कि उसका जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या सीपीयू या फिर अगर मैं बात करूं जो लैपटॉप है उसमें हार्डवेयर के तौर पर कोई भी टेक्निकल उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर उसमें काम में लिए गए, सॉफ्टवेयर यानी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई विंडो काम में ले रहा हूँ, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहा हूँ, एप्पल का मैकबुक कोई काम में ले रहा हूँ, या मैं कोई फॉरेंसिक टूल जैसे कि फॉरेंसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि पैरेट ओएस हो गया और भी कई ओएस आते हैं, वो सभी अपडेटेड होने चाहिए। आउटडेटेड या पुराने वर्जन के नहीं होने चाहिए, पहली बात वो अपडेटेड होने चाहिए। सभी सॉफ्टवेयर आपके परचेज करे हुए होने चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर आप काम में ले रहे हैं उस पर प्रॉपर्ली आपको वर्क भी करना आना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें वही सॉफ्टवेयर आप काम में ले सकते हैं जो कि आपको गाइडलाइंस में आपको दिए हुए। अगर आप जो भी देखिए, जैसे मैं ऑडिट करता हूँ काफी केसेस में ये भी आया है कि कई केसेस में जो सीडी तैयार की जाती है विभाग के द्वारा, वो सीडी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है, जो कि सही नहीं। जो इनका मैनुअल है ISO 27037 2012 का जो मैनुअल है उसमें नहीं लिखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी सीडी तैयार की जाएगी वो विंडोज के बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाएगी, ना ही कि आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा या आप जो एविडेंस की आप फाइल बना रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन आप बना रहे हैं, या आपने रिकॉर्डिंग्स की या किसी एविडेंस की आपने सीडी तैयार की है, आपने किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को काम में लिया है, तो आपको प्रॉपर 65B नोट्स का मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उस सॉफ्टवेयर का आपने यूज में क्यों लिया। सॉफ्टवेयर जो था आपने कब परचेज किया, क्या उस सॉफ्टवेयर का वर्जन था, अगर आपने परचेज किया है तो आपने कब परचेज किया, इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन की नंबर क्या था, आपको सारी चीजें उसमें लिखी, तभी वो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होगा। अदरवाइज वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कभी भी एडमिसिबल नहीं। क्या 65B में हैश वैल्यू भी लिखी जाएगी? बिल्कुल सर, लिखी जाएगी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस है, उससे हम टेम्परिंग करके सीडी बना रहे हैं और हमने 65B दे दिया, तो क्या 65B इस चीज की कमी दूरी कर देता है कि उसमें उस फाइल में एडिटिंग टेम्परिंग नहीं हुई है? नहीं सर, देखिए ऐसे अगर किसी फाइल में एडिटिंग टेम्परिंग अगर शो होती है तो, और इसके लिए अगर कोई एक्सपर्ट, जैसे हम लोग भी कई बार अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट देते हैं जैसे, तो हमारा सबसे पहले मार्क किया जाता है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपको स्क्रीन पर ये एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें आपको दो तरह की फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी, जिसमें एक पार्ट तो वो है जिसमें टेम्परिंग करेगी, आगे का जो पार्ट है वो नॉन टेम्पर्ड पार्ट है। इसमें टेम्परिंग मेरे द्वारा नहीं की गई, जो सीडी मुझे जांच के लिए मिली थी ये वही ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब हमने कोर्ट में अपना मतलब पॉइंट लगा तो हमने कोर्ट को यही बताया कि साहब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ये रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड है। इसके संबंध में जो 65B दिया गया है वो भी इसमें खारिज होगा, क्योंकि 65B में लिखा गया है कि जो रिकॉर्डिंग सीडी में डालकर दी गई है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। पर बतौर एक्सपर्ट जब मैंने इसकी जांच करी, इसमें मैंने टेम्परिंग।
तो इसका मतलब कहना ये है कि 65 भी केवल मात्र सीडी जिस माध्यम से ट्रांसफर की जा रही, सीडी बनाई जा रही, उसके संबंध में दिया जाता है, ना कि उसकी अंतर वस्तु सही है या गलत है उसको साबित करने के लिए नहीं रहता। मतलब अगर 65 भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो जो फाइल है वो बिल्कुल सही है, उसमें टेम्परिंग रेटिंग हो सकती है। जी देखिए, इसका मैं बताता हूँ सर। अगर आपको लग रहा है भाई कि आपकी रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ है, कुछ ऐसा है, तो आपकी जो भी पर्सन, जो भी मतलब आपके व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, वो किसी भी एक्सपर्ट से एक बार राय ले सकते हैं। जो कोई साइबर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हो वो उनसे राय ले सकते हैं, या अगर वो चाहें तो वो एफएसएल से भी अपनी जांच करवा सकते हैं। अच्छा सर, ये जो सीडी होती है, सीडी कितने प्रकार की होती है सर? सर देखिए, सीडी दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल सीडी जिसपे लिखा होता है CD-R, एक सीडी होती है जिसपे लिखा होता है CD-R। सीडी रोम क्या होती है सर? सर देखिए, सीडी रोम एक्चुअली CD-R जो आप बोलते हैं, CD-R उस तरह की सीडी होती है। आपने उस सीडी में एक बार कोई डेटा डाल दिया, आप उस सीडी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एक होती है CD-RW, रीराइटेबल का मतलब ये है आप उस सीडी को पेनड्राइव की तरह आप काम में ले सकते। यानी कि जैसे पेनड्राइव में हम कोई डेटा डालते हैं और उस डेटा को हम कभी भी मतलब आप उस डेटा को कभी भी आप उसको कॉपी कर सकते, उसमें कॉपी कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। इसी तरह रीराइटेबल सीडी में आप कभी भी डेटा आप डाल सकते हो और आप उसमें से ये सर, जब भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो सर हमें देखने में आता है फिर कि लोग नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ना कि क्लोनिंग। क्लोनिंग जो शब्द होती है, मिरर इमेज, क्लोन कॉपी, ये होता क्या है? जी देखिए सर, क्लोन जो है, क्लोन का मतलब ये है कि जिस भी डिवाइस का आपको क्लोन बनाना है उसमें जितना भी उसका स्पेस, फॉर एग्जांपल 32 GB का एक पेनड्राइव या मेरे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, उसमें मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई वो मुझे 10 MB की मेरे पास में फाइल है। तो क्लोन का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसमें 10 MB की फाइल मैंने उठाई है। जब मैं क्लोन बनाऊंगा तो मुझे पूरा 32 GB के डेटा का ही मुझे क्लोन बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं, उन स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही क्लोन बनता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये एक क्लोनिंग का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का काम है ये क्लोन बनाता है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें आ रहा है ड्राइव क्लोन, या उसमें आता है क्लोन डिस्क। जैसे हम क्लोन डिस्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस तरह के एक विजार्ड आपको ओपन दिखेगा। सबसे पहले आपको इसमें आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस दिख रहे हैं जैसे मेरे, पर अगर आप क्लोन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसमें वो दिखेगा कि आपका सोर्स डिवाइस कौन सा, यानी कि आपको किस डिवाइस का आपको क्लोन बनाना है। पहले आप इस पे वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है सेलेक्ट बाय सेक्टर। ध्यान रखें साथियों, जब भी क्लोन बनाया जाता है तो हमेशा बिट बाय बिट का होता है, यानी कि आपके जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसमें जो भी मिनिमम से मिनिमम साइज होता है इसका स्टोरेज का, उसका भी आपको कॉपी करना चाहिए। जैसे कि इस पे भी लिखा है सेक्टर बाय सेक्टर कॉपी ऑल सेक्टर ऑफ द डिस्क विल बी कॉपीड यूज्ड और अनयूज्ड। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका जो क्लोन है वो प्रॉपर क्लोन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मेरा सोर्स क्लिक करा, उसके बाद मैं इस पे जब नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं अपना डेस्टिनेशन क्लिक करूंगा। डेस्टिनेशन में क्लिक करके जब मैं नेक्स्ट पर मेरा क्लिक करता हूं तब वो वापस से मुझे डेटा कंफर्म करता है। देन मुझे ये एक वार्निंग देता है कि आपके जो भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वाइप हो जाएगा। जैसे ही मैं यस करता हूं उसके बाद में इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है क्लोनिंग का, और जब पूरा क्लोनिंग का प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद एक मैसेज आता है कि आपके डिवाइस का क्लोन बन चुका है। यदि आपको कोई क्लोन के नाम पर सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी करके देता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई डिवाइस है उसमें 10 रिकॉर्डिंग है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉपी करके दे दी, तो जो आपका वो डिवाइस है ना, या जो आपको क्लोन मिला है वो क्लोन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ डब सीडी कहलाएगी या डब डेटा कहलाएगा, वो प्रॉपर क्लोन कभी भी नहीं कहलाएगा। तो सर हम अंतर कैसे पता चलेगा? जैसे हमें कोई सीडी मिली है और उसमें ये कहा जा रहा है कि क्लोन ही है, ये क्लोन कॉपी है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये जो सीडी है क्लोन कॉपी नहीं है या किसी और सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाई गई है या क्लोन नहीं है? देखिए, जब भी आपको क्लोन मिलता है तो आपका जो डिवाइस है ना, यानी जो आपको क्लोन मिला है उसमें आप देखिएगा सबसे पहले आपको एक प्राइवेट नाम का एक फोल्डर बनेगा। उसके अंदर आपको सोनी, मेरे पास जो मैंने क्लोन बनाया था मैंने सोनी कंपनी के डीवीआर से बनाया था, इसलिए मेरे पास सोनी आ रहा है। हो सकता है आपके पास में ओलंपस का नाम आ जाए या फिर फिलिप्स का, अगर किसी चाइनीज कंपनी का नाम आ जाए। जो सेकंड ऑप्शन है डीवीआर की जानकारी देता है कि डीवीआर कौन सा था। थर्ड है रिकॉर्ड फाइल, ये बताता है कि सब फोल्डर सोनी के अंदर कौन सा सब फोल्डर था।
उसके अंदर फिर फोल्डर 1 2 3 4 5 इस तरह से फोल्डर्स बने होते हैं। देन इन फोल्डर्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। जब भी आपको क्लोन मिलेगा, आपको 3 फाइल्स इसमें मुख्य रूप से मिलेंगी। पहला प्राइवेट नाम का फोल्डर मिलेगा, सेकंड मिलेगा आपको म्यूजिक नाम का फोल्डर, थर्ड आपको फाइल मिलेगी वो होती है कैपेबिलिटी के नाम से। कैपेबिलिटी फाइल ये बताती है कि जिस वॉइस रिकॉर्डर में आपने रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी है उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या थी, उसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, वो फर्स्ट कब यूज में लिया गया था। इस तरह से उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, काफी सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको सिर्फ क्लोन लेने पर ही आपको। अच्छा सर, ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये हमें कैसे पता चलेगा कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग है या डीवीआर की रिकॉर्डिंग है या अदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया गया है? जी देखिए सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है तो हम इसमें देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कितने गीगाहर्ट्ज पर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जब भी कोई रिकॉर्डिंग अगर मोबाइल फोन में रिकॉर्ड होती है तो उसकी जो गीगाहर्ट्ज की वैल्यू होती है वो 8000 गीगाहर्ट्ज होती है ओनली, क्योंकि मोबाइल की कैपेसिटी कम होती है, वो उतना वाइडली डेटा आपका कैप्चर नहीं कर पाता है। जबकि जो वॉइस रिकॉर्डर होते हैं वो स्पेशली आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बनते हैं, तो उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो 44100 गीगाहर्ट्ज से लेकर 48000 गीगाहर्ट्ज तक आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगी। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में कौन सा फॉर्मेट आपने ले रखा है, आपने MP3 ले रखा है या आपने वेव फॉर्मेट ले रखा है। अगर आप MP3 फॉर्मेट लेते हैं तो जो आपकी फाइल है वो कंप्रेस्ड होकर होगी थोड़ी, अगर आप वेव फॉर्मेट लेते हैं तो आपकी फाइल में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो फाइल वो जैसी उसमें रिकॉर्ड हुई है एज इट इज वो आपकी वैसी है। ये सर पता कैसे चलता है कि MP3 फॉर्मेट है या वेव फॉर्मेट है? सर देखिए, इसके लिए जब आप रिकॉर्डिंग पर राइट क्लिक करते हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग पे जो जैसे आप राइट क्लिक करा आपने करके आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग की फाइल के आगे आपको एक्सटेंशन आपको दिख जाएगा टाइप ऑफ फाइल में, जैसे मेरा लिखा हुआ MP3। या फिर इसके अलावा आप डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां भी आपको आइटम नेम में MP3 ऑडियो फाइल ये आपको दिख जाएगा। तो क्या इसमें सर छेड़खानी नहीं की जा सकती? जो अंदर इस CD के अंदर प्रॉपर्टी जो जनरेट हो रही है इसमें क्या छेड़खानी हो सकती है क्या? सर बिल्कुल, इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर मैं ये नहीं चाहता कि इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको दिखे तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे को ये इंफॉर्मेशन दिख रही है कि मेरी रिकॉर्डिंग का एक्चुअल नेम क्या है, किस फोल्डर में रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई थी, उसकी लेंथ, बिटरेट या किस DVR में रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई थी, मैं इस सारे ऑप्शन में रिमूव कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फाइल, इन सभी ऑप्शंस को मैं क्लिक करके जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये सारे ऑप्शंस मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, DVR क्या होता है सर? सर DVR का मतलब होता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो स्पेशली वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के ही काम। इसमें भी सर वर्जन होते हैं क्या सर? बिल्कुल, इसमें मल्टीपल वर्जन होते हैं। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर वर्जन की अगर बात करूँ 7.4.0 और 8.4.0, इनकी सर खासियत ये होती है कि जब भी रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्ड होती है तो रिकॉर्डिंग का जो टाइम आता है वो रिकॉर्डिंग की मॉडिफाइड टाइम से मिलान करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जैसे DVR चालू किया जाएगा ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग टाइम बताने लगेगा। हाँ, जैसे ही मतलब आप उसमें रिकॉर्ड का बटन आप करेंगे कैप्चर तो वो आपको मॉडिफाइड टाइम से वो मैच करेगा। अच्छा सर, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम DVR में वार्ता रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम अपना स्टॉप करते हैं तो वो फिर फाइल कहाँ रिकॉर्ड होगी, मतलब DVR के अंदर कैसे फोल्डर क्रिएट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें। देखिए, जब आपके जो DVR है उसमें मुख्य रूप से 3 ये फाइल्स, 2 फोल्डर और एक फाइल जनरेट होती है। पहला होता है म्यूजिक नाम का फोल्डर, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है कैपेबिलिटी के नाम से। तो जो आपकी फाइल होती है, जो भी रिकॉर्डिंग फाइल होती है, सबसे पहले जो मेन फोल्डर बनता है इसमें प्राइवेट के अंदर बनता है सोनी कंपनी का फोल्डर, सोनी के अंदर रहता है रिकॉर्ड फाइल्स का फोल्डर, उसके अंदर फिर इस तरह से मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर 1 2 3 4 5 फोल्डर जो भी आपने सेलेक्ट करा हुआ है रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए, उस फोल्डर के अंदर फिर ये रिकॉर्डिंग इस तरह से आपकी सेव। सर इस संबंध में मैनुअल है क्या कोई? बिल्कुल सर, इसका मैनुअल है और मैनुअल आप इसकी सोनी या जिस भी कंपनी का DVR का आपको मैनुअल चाहिए आप उसकी वेबसाइट पर जाके आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर मैनुअल्स मिल जाए। तो इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग जो फाइल जनरेट होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसको मतलब कोई बनाता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जनरेट होती है जी। तो क्या उसमें भी छेड़छाड़ की जा सकती है क्या? बिल्कुल अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो उस फाइल में इजीली छेड़छाड़ कर सकता है। तो साथियों,
हम आए थे जयपुर राजस्थान में, हमने साइबर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा जी से बात की। सर लास्ट में एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के संबंध में ही, कि अभी संशोधन हो चुका है नए कानून में आया हुआ है कि सभी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की जाएगी। जी हाँ। अब वीडियोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी के बाद फिर कोर्ट में प्रस्तुत भी करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए हमने मोबाइल का उपयोग किया, मोबाइल का उपयोग करने के बाद हमने कोई वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद हमने उस मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट किया और उस फाइल को हमने लैपटॉप में डाला, फिर उसके बाद हमने सीडी में डाली, तो क्या ये एडमिसेबल होगा या नहीं होगा? देखिए इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ छोटा सा। आपने जो रिकॉर्डिंग आपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद में आप उस अपने मोबाइल को लैपटॉप से वाया डेटा केबल आप कनेक्ट करें, ठीक है, और आपकी वो फाइल जहां पर भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पड़ी हुई, सॉरी मोबाइल पे, वो जो फाइल है आपके मोबाइल में जहां पर भी पड़ी हुई है उसको आप कॉपी करें और आप उस फाइल को अपने लैपटॉप कंप्यूटर में पेस्ट ना करें। उसके लिए आपको जो सीडी ड्राइव है, डायरेक्ट आप जैसे सीडी ड्राइव के आप ऑप्शन पर आप जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद आपको उस फाइल को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको उसको बर्न टू डिस्क करना है। उस केस में आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो प्राइमरी डिवाइस जो कि आपका मोबाइल फोन था उसे डायरेक्ट आपकी सीडी पर गई, तब वो रिकॉर्डिंग इजीली एडमिसेबल भी होगी और उसको कोई खारिज नहीं कर। अच्छा सर, मान लीजिए अगर हमने लैपटॉप में डाल दी, उसके बाद फिर हमने सीडी में डाली, तो उसका फिर क्या होगा? सर वो आपका थर्ड स्टेज में आके आपका एविडेंस। अच्छा, और इसमें फिर हमें 65B का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है? बिल्कुल कंपलसरी। और सर ये हैश वैल्यू का जो रहता है कि जैसे हम जो ओरिजिनल फाइल है उसकी हैश वैल्यू भी मिलाना जरूरी है, फिर जो सीडी बनाई है उसकी भी मिलाना जरूरी है? मतलब दोनों की मिलान होना चाहिए। ऐसा हम देखने में आता है कि प्राइमरी वीडियो बनाने के बाद उसी वीडियो बस की हैश वैल्यू जनरेट कर लेते हैं और जब सीडी बनाते हैं तो सीडी की हैश वैल्यू नहीं निकालते। तो क्या ये प्रक्रिया गलत है कि सही है? बिल्कुल सर ये गलत है, क्योंकि जब तक दोनों चीजों का मिलान नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो आपने एविडेंस जनरेट करा है, क्रिएट करा है, वही आपकी सीडी। तो साथियों आज हमने आपको अपने इस एपिसोड में, ये एपिसोड था हमारा पुलिस कानून और जनता के अधिकार में, एपिसोड नंबर 1 है। ऐसे ही हम और एक्सपर्टों से बात कराते रहेंगे। आज हमने आपको सर से बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस और उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में बात की। सर ने बहुत अच्छे हमें सुझाव भी दिए और अच्छे निर्देश भी दिए और बताया भी किस प्रकार से एडमिसेबल होंगे। तो साथियों इसी प्रकार हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।